सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10। दिस इज कुणाल। तो भाई कल वाली लेक्चर हमारी नहीं हुई थी, है ना। कल वाले लेक्चर में हम लोग मिस कर गए थे। तो भाई रीज़न तो बताना पड़ेगा क्यों मिस कर गए, क्योंकि डेली अगर क्लासेस हो रही थी आपकी, है ना, बीच में आपकी इंटरप्शन हुई थी, तो उसका पूरा रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था भाई क्यों हुआ। अब कल हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट ही किया था, जस्ट एक क्लास के बाद जस्ट फिर स्टॉपेज, है ना। तो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया आप इरेगुलर हो गए फिर से। तो भाई ऐसी बात नहीं है ना। कल बारिश हो रही थी इतना ज़्यादा, ऑलरेडी सर ने पिछले लेक्चर्स में बताया होगा कि उनकी भी क्लासेस नहीं हुई। जनरली किशन सर अपनी क्लासेस मिस नहीं करते हैं, बट कल उन्होंने क्लासेस नहीं ली थी ड्यू टू हैवी रेन। वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में बता दी गई थी, बट फिर भी भाई इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आपकी क्लासेस क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब से आपकी क्लासेस पूरी रेगुलर होने वाली हैं, तो आप भी रेगुलर हो जाओ। और जो बच्चे यार आपकी क्लासेस मान लो कभी नहीं होती हैं, ठीक है, कोई भी इंटरप्शन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका काम क्या है। वैसे आप हमेशा चिल्लाते रहोगे भैया बैकलॉग्स लगे, मेरे बैकलॉग्स लगे। तो आपका सिंपल सा काम क्या है भाई कि आपको अपने बैकलॉग्स वहाँ पे कवर अप करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बात कि जो हमें करना है जब आपकी लेक्चर्स जिस दिन नहीं होते हैं उस दिन। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना, तो आई होप यही चलनी भी चाहिए, यही होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आज देखो बेसिकली हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं यार। जो चीज़ें हमने स्टार्ट करी थी वही फिर से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट क्या है ना, वही बेसिक बात, व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट इज़ थ्रस्ट, ये सारी बातें हमने कर ली थी, ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाओ पिछली क्लासेस देखो, फिर इसके बाद इस क्लास को अटेंड करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि हर क्लास जो भी मैं पढ़ाता हूँ यार, उसमें मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर बेसिक्स आपके नहीं क्लियर हैं, ठीक है, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आपको चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस जो भी हुई थी हमारी, उसमें टोटली मैंने बेसिक्स ही बताए थे। ठीक है, उससे बेसिक्स कोई नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा कुछ डीप पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। तो उससे ज़्यादा बेसिक कुछ है नहीं। जाओ, अगर नहीं देखे हो तो उसको देख के आओ। ठीक है, उसके बाद ये वाली क्लासेस देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ भाई कुछ भी मिस नहीं होगा। जितना मैं बताऊंगा टू द पॉइंट तुम्हारे माइंड में वो सेट कर जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सा रूल है भाई, है ना, कि हम इंफॉर्मेशन दे दें। अगर एनटीएससी की आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भैया आपकी क्लासेस कब कब होती है, कौन पढ़ाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो सबसे पहली बात कि आपकी मैथ्स की क्लासेस होती हैं कब, 4 PM पे, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है आज वाली क्लास। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होती है भाई, साइंस की क्लास होती है कब, 6:30 PM पे, जो ऑलरेडी चल रही है ना, विथ मी कुणाल सर। और मैथ आपकी क्या चलती है भाई, किशन सर के साथ। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैथ वाला सेशन, है ना, वो कब चलती है आपकी 7:30 PM पे, वो भी हमारे किशन सर ही लेते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को ये डाउट रहता है भैया फॉर्म कब आएगा, एनटीएससी के लिए बुक्स कौन सी लें, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, अगर तुम्हें कुछ भी एनटीएससी का इवन सिंगल डाउट कुछ भी है, ठीक है, तो आप जाओ, प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी कर दिया गया है ना। इतना मेहनत से प्लेलिस्ट पूरी रेडी कर दी गई है आपके लिए, हर डाउट्स क्लियर किए गए हैं एनटीएससी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ से कवर अप करो। ठीक है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, है ना, आप लोग अगर एक्टिव हो तो तुरंत तुरंत उसके जवाब देते जाओ। ठीक है, मैं देखूं एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है, जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ वो पता है या नहीं पता है ना। क्या थ्रस्ट और फोर्स, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये भाई, क्या थ्रस्ट और फोर्स दोनों सेम होते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक सा है, ठीक है, ये बताओ। और क्या आपका प्रेशर, है ना, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। पहला, क्या फोर्स, है ना, फोर्स और थ्रस्ट इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपको बताना है। और दूसरा कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है भाई, फटाफट से चलो अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करो, है ना, अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करो। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि आप एटलीस्ट एक्टिव हो, पढ़ाई कर रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, तो कुछ तो तुम्हें सीखना चाहिए, है ना। वो चीज़ें ग्रैब कर पा रहे हो या नहीं ग्रैब कर पा रहे हो। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। ठीक है, अगर आता है तो अपने अंदर के टॉपर को दिखाओ, है ना, अपने अंदर के टॉपर को भाई दिखाओ, उसके बाद आंसर करो।
ठीक है। चलो तो हम अपना अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक फ्रॉम पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले यार पास्कल्स लॉ है, ठीक है, तो पक्का ये कोई साइंटिस्ट रहे होंगे या फिर है ना, इन्होंने जो अपने कुछ लॉ दिया होगा, इन्होंने कुछ अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कुछ चीज़ें समझा होगा इन्होंने, तब इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जो लॉ है वो दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका नाम, पूरा नाम क्या था भाई? ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा एनटीएससी में, तो इतना ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैं रटूंगा भैया इसको क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो उन्होंने कुछ लॉ दिया था। क्या दिया था भाई? कि कोई आपका एक वेसल है, ठीक है, या फिर एक कंटेनर ले लो आप, क्लोज इनक्लोज, जिसमें फ्लूइड आपने इनक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद उसके किसी एक पार्ट पे, ठीक है, उसके किसी एक पार्ट पे इनक्लोज कंटेनर है, यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, ये भी ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे भी ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपने किसी एक पार्ट पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया या फिर थोड़ा बहुत फोर्स लगाने की कोशिश करी आपने। ठीक है, प्रेशर लगाओगे इट मीन्स फोर्स बोलो या फिर प्रेशर। देखो बेसिकली हम फ्लूइड के केस में प्रेशर बोलते हैं बिकॉज अब फोर्स आप हमेशा परपेंडिकुलर हम नहीं पढ़ते हुए आते हैं, स्टार्टिंग से हमारी आदत होती है कि ये डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ते हैं, फोर्स किसी इंक्लिनेशन पर हमने लगा दिया है ना, बट फ्लूइड के केस में आपका फोर्स हो या फिर प्रेशर वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसलिए दैट्स वाई हम हमेशा प्रेशर की ही बात करते हैं, फोर्स कम फोर्स टर्म को कम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, या फिर प्रेशर लगाया, है ना, प्रेशर लगाया, तो पास्कल ने कुछ चीजें नोटिस करी, है ना, उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी कि क्या क्या इसमें हो रही हैं बातें। तो उन्होंने जब प्रेशर लगाना यहाँ से स्टार्ट किया तो अंदर भी प्रेशर क्रिएट होता गया। ठीक है, ये पूरे लिक्विड में, ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, आप लिक्विड भर दिए हो, फ्लूइड भर दिए हो, इसके बाद यहाँ से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तुमने, तो उन्होंने देखा अंदर प्रेशर क्रिएट होने लगा। बट अब जितने भी सरफेसेस थे, ठीक है, अब जितने भी सरफेसेस थे, प्रेशर क्या हुआ, सब में इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि यहाँ भी प्रेशर लगने लगा, यहाँ भी प्रेशर लगने लगा, यहाँ भी प्रेशर लगने लगा, जितने भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट थे, है ना, सब पे प्रेशर लगने लगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कौन नोटिस किया था? पास्कल। और यही आपका बेसिकली क्या है? पास्कल्स लॉ। ठीक है, यही आपका क्या है? बेसिकली पास्कल्स लॉ। ठीक है, समझ में आई बात? कि अगर आप किसी भी इनक्लोज कंटेनर में अगर फ्लूइड आपने रखा हुआ है और उसको किसी एक एंड से आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, तो वो प्रेशर पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने यही प्रेशर लगाया तो बस इतने दूर में ही प्रेशर आपका रह जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जितने भी एरिया ऑफ कांटेक्ट होंगे, ठीक है, उस फ्लूइड से, उस पे परपेंडिकुलर वो प्रेशर लगने लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको एक बात धीरे धीरे कुछ और भी उससे ज़्यादा उसमें चेंजेस करने के बाद और स्टडी करने के बाद एक बात और समझ में आई थी, है ना, कि अगर दो हाइट हमारी, ठीक है, लेवल ऑफ हाइट या तो बॉटम से लो या फिर आप अपर सरफेस से ले रहे हो, तो वो अगर दोनों लेवल ऑफ हाइट सेम है, ठीक है, लेवल ऑफ हाइट सेम है, तो उस लेवल ऑफ हाइट पे जो प्रेशर होगा वो भी सेम होता है। ठीक है, H1 प्रेशर H2 ये बोला जा सकता है। ठीक है, इस केस में, ऐसे केसेस में कि अगर हाइट सेम है तो इस हाइट पे, जैसे ये हाइट अपनी ले ली, तो यहाँ भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ भी प्रेशर सेम होगा। तो अगर आप किसी एक हाइट की बात कर रहे हो तो उस हाइट पे कहीं भी चले जाओ, पूरे कंटेनर में प्रेशर आपका क्या होगा? सेम होगा, वेदर, जबकि आपका H1 और H2 क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया ये H1 है, ठीक है, ये H1, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये क्या है? H2, तो प्रेशर H2 हो गया ये और प्रेशर H1 हो गया ये। तो प्रेशर एट H1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट H2 जब आपका H1 और H2 क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, आप देखे होगे हाइड्रोलिक्स, है ना, हाइड्रोलिक्स देखते होगे, या फिर आप जाते हो अपनी कार वॉश कराने, तो आप देखते हो किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी कर देते हैं कार को और वहां से कुछ बटन ऐसे दबाते हैं, वो कार उठने लगती है। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। वो
इसी लॉ पे बेस्ड होता है, पास्कल्स के ही लॉ पे बेस्ड होता है ना, टोटली इसी पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो जाके आगे बड़ा फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट होता है पूरा एरिया का खेल। अभी आप में वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट मैं समझा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसके जो आप बोल सकते हो एप्लीकेशंस, वो हमने हाइड्रोलिक्स में यूज किया, पिस्टन्स में यूज किया, काफ़ी अदर अदर जगह हमने यूज करा है उसको, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। चलो ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं भाई यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया था बात, बट काफ़ी बच्चों को भी स्टिल डाउट था, भैया अभी नहीं समझ में आया, आप क्या बता दिए थे, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट क्या है भाई, आप किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हो, वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है। यही बेसिकली हमारा तरीका होना है दिखाने का। जैसे अब कितना लिक्विड, अमाउंट ऑफ, है ना, किसी भी आप क्वांटिटी दिखाते हो, किसी भी आप क्वांटिटी को दिखा रहे हो, ठीक है, तो उसके अमाउंट को ही डिस्क्राइब करता है आपकी यूनिट, ठीक है। जैसे आप बोल दिए अगर 1 लीटर हमारा क्या है, लिक्विड कोई है, ठीक है, तो ये लीटर क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड बता रहा है भाई। तो यूनिट वैसे ही प्रेशर्स की भी यूनिट होती है, जिसके थ्रू हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि उस प्रेशर का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो जनरली हम प्रेशर क्या जानते हैं भाई, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट बच्चा बच्चा जानता है, विच इज न्यूटन, है ना। फोर्स की यूनिट पता है कि नहीं पता है ना, पता है कि नहीं भाई तुमको, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। अब जिस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होगा, इट मीन्स उसका मैथ कमजोर है ना, उसकी मैथ कमजोर है भाई। एरिया कैसे हम निकालते हैं, लेंथ टू ब्रेड्थ कर दो, अगर तुम रेक्टेंगल निकाल रहे हो, या फिर ट्रायंगल निकाल लो, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 कर दो, है ना। तो उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं जो लेंथ को डिस्क्राइब करती हैं, और दोनों की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ ठीक है। इसके बाद हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने एक और यूनिट डिस्क्राइब कर दी, क्या, वो पास्कल, ठीक है। ये हो गई दूसरी यूनिट, ये हो गई हमारी पहली यूनिट, ठीक है। और ये दोनों यूनिट में सेम होती हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से छोटा नहीं होता, दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक तीसरी यूनिट आई आपकी, वो क्या आई, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटीएम बोलते हैं इसको, है ना, इसको एटीएम बोलते हैं। और ये कितनी होती है, अब हमने पहले ये पता था, हमें पास्कल पता था और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पता था। तो हमने ये कोशिश की कि भाई ये अगर इन दोनों से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। जैसे अगर तुम देखते हो कि हम ग्राम लेते हैं और केजी लेते हैं, दो लेते हैं भाई, एक ग्राम होता है एक केजी होता है। हमें पता है कि केजी क्या होता है भाई, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम शो करते हैं, ग्राम बहुत ही छोटी क्वांटिटी को दिखाने के लिए। जैसे अगर तुम 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है भाई, तो ये काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, बट अगर ये 10 केजी है, इट मीन्स ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, बड़ी अमाउंट में वो क्वांटिटी प्रेजेंट है, मास, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये कोशिश करने की फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कौन सी क्वांटिटी हमारी बड़ी है, ठीक है। तो एटीएम को हमने रिलेट किया पास्कल से, तो हमें क्या पता चला, 1.03 इंटू 10⁵ टाइम्स ऑफ पास्कल ये निकल के आई, ठीक है। इट मीन्स एटीएम क्या है भाई, हमारी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में जितनी ये होगी उतनी ही ये, इन दोनों के रिस्पेक्ट में एटीएम क्या है, वेरी बिग है, ठीक है। जैसे केजी और ग्राम में आप समझ सकते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम होता है, बट उससे भी ज्यादा ये होती है 10⁵, ठीक है। एक यूनिट और आपके निकल के आती है प्रेशर की, वो क्या होती है, बार, ठीक है, बार, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल बोल सकते हो, या फिर 1.03 एटीएम बोल सकते हो, ठीक है ना। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप सेम लेके चलोगे हर जगह, जितनी भी बार ये यूज होंगे उतनी बार आप उनको सेम लेके चलने वाले हो, ठीक है। ये माइंड में अपने बैठा लो तुम कि अगर पास्कल बोल रहा हूं मैं, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर अगर आपसे बोल दिया जाए उसको कन्वर्ट करो एटीएम में, तो आप 1.03 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हो। मैंने एक एक चीज़ें बता दी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिक यूनिट लेते हैं, एसआई यूनिट लेते हैं भाई। उसके बाद पास्कल हमने डिस्क्राइब करा, पास्कल के नाम पे, है ना, उन्होंने एक लॉ दिया था, तो उनको रिस्पेक्ट दिया हमने, एक यूनिट ही प्रेशर की दे दी उनके कारण, ठीक है। तो हमने ये फिर फाइंड आउट करने की उसको कोशिश करा भाई
कि जो हमारी एसआई यूनिट है क्या वो इससे बड़ी है या छोटी है। तो देखा हमने क्या पाया, दोनों बराबर हुई। फिर तीसरी यूनिट डिस्क्राइब हुई, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगाता है भाई, है ना। देखो जो भी फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड होता है हमारा, हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, प्रेशर इन फ्लूइड हमने बात कर ली थी। तो जो भी फ्लूइड है हमारा, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट जितने भी सरफेस होते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में जितने भी सरफेस होते हैं उन पे वो प्रेशर लगाता है। जैसे हमारा दीवार है, ठीक है, हमारे रूम में फ्लूइड भरा है, गैस तो भरा है ना भाई, लिक्विड और फ्लूइड दोनों क्या, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, दोनों फ्लूइड होते हैं। तो गैस क्या है, हमारी जितनी भी वॉल्स हैं, जितनी भी कंटेनर हो या फिर कोई रूम हो, वो उन वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, है ना, प्रेशर लगता जाता है। आप देखोगे, कभी कभी फील किए होगे, गेट आप खोलते हो कभी कभी तो इतना ज़्यादा अंदर एयर हो जाता है, थोड़ा सा टाइटली खुलता है। तो वो वही रीज़न होता है भाई कि प्रेशर, जो आपका एयर, जो गैस होता है वो प्रेशर लगाता है। तो वही एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर लगाता था, उसके कारण मैंने बोला कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमने एटीएम में उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने उसको रिलेट किया पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो वो क्या निकल के आया, 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। समझ में आई बात। अब मैंने एक क्वेश्चन अभी आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरे भाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख रहे हो भैया, तो ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें आप पागल बना रहे हो, है ना, हमें आप पागल बना रहे हो। बोल रहे हो कि फॉर्मूला में हमने, देखो कुछ का तो दिमाग यहाँ तक जाएगा ही नहीं, बट जिन बच्चों का भी जाता है वेरी गुड, है ना। बस ऐसे ही अप्रोच रखते रहो। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको तोड़ो, निचोड़ो, ठीक है। छोटी से भी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूले को निचोड़ना सीखो, ठीक है, फॉर्मूले को निचोड़ना सीखो। बिकॉज फिजिक्स में आपको जो फॉर्मूला दे दिया जाता है वहां से आप काफी चीजें तोड़ के निकाल सकते हो, काफी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। किसी चैप्टर को समझना तो उनके फॉर्मूले लिख लो, आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो। इतनी ताकत होती है फिजिक्स के फॉर्मूले में, है ना। तो कैसे फिजिक्स पढ़नी है इसके ऊपर जरूर आप दिमाग लगाते रहो कि अगर भैया बताते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स लग रहा होगा किसी एरिया पे, और फोर्स अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। मुझे रिलेट करना चाहिए, मुझे ये चीज़ें तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें माइंड में अपने लाते रहो, ठीक है, अपनी थिंकिंग डेवलप करते रहो, तभी चीज़ें ज़्यादा समझोगे, है ना। जो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई होगी उसके डाउट जरूर आओगा कि भैया प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, बट आप कह रहे हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी। कल एक बच्चे ने पूछा था, नाम तो नहीं मुझे याद है, बट उसने पूछा था, है ना। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे हमने अभी देखा था पास्कल्स लॉ में कि भाई हम किसी एक एंड से अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो उस पूरे कंटेनर में प्रेशर क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है हर डायरेक्शन में, है ना। तो वही बात है भाई कि आप किसी एक लेवल पे इनसाइड द लिक्विड आप पता नहीं कर पाओगे, किसी एक लेवल पे लोगे आपका प्रेशर क्या होता है, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर की कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप प्रेशर को क्या बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। सबसे पहले, इसके पहले आपको कोई डाउट है ना, इसके पहले क्या किसी को कोई एक सिंगल डाउट है भाई तो वो बताओ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, उसके आंसर्स भी मैं करूँगा, है ना। बट आप बताओ, कल हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा, कल या फिर मंडे को जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैं पहले डाउट्स क्लियर कर लूँगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, चीज़ें समझते जाएंगे। बेसिक प्रायोरिटी क्या है भाई, आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए भी लिख रहा हूँ तो ए आपको पता होना चाहिए कि ये ए क्या लिखा है भैया आपने, ठीक है। तो इतना तक मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें पूछना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पूछना पड़ेगा। चलो तो अब बात कर रहे हैं भाई कि ये लिक्विड हमारा कुछ भरा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर हमने ले रखा है, उसमें क्या है भाई, लिक्विड भरा हुआ है, और नीचे वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये ए हमने डिस्क्राइब करके रखा है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट ए बोल देते हैं, ठीक है। और एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें कि जैसे आप यहाँ
सरफेस से नीचे आते जाते हो तो लिक्विड में प्रेशर क्या होगा, वेरी होता जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे करता है, डेप्थ पे, ठीक है। हमें डेप्थ पे ही पता लगाना है भाई कि हो सकता है यहाँ से h1 डिस्टेंस बाद पूछ दिया जाए, या फिर h2 पे पूछ दिया जाए, या फिर आपसे h3 पे पूछ दिया जाए। हो सकता है आपकी डेप्थ क्या हो, बार बार चेंज की करी जा रही हो और आपसे प्रेशर पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, है ना। इससे ज़्यादा आपसे वास्ट कुछ नहीं पूछा जा सकता, कुछ भी नहीं। बट अभी कंडीशन क्या है, फ्लूइड आपका क्या है, स्टैटिक। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, अगर मैं कहीं ये कंसिडर ना करूं, ना बताऊं आपको, तो आपको वो कंसिडर करके ही चलना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि भैया के भरोसे बैठे, वो नहीं, ठीक है। मैंने ये हमेशा बोल दिया है, एक ही बार बोल दिया है तो वो हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। चलो अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बट इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये होता है रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, रो, वेर रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड बोल सकते हो, दोनों, ठीक है, जो आपके ऊपर है। उसके बाद जी क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। इसके बाद ये क्या है, जिस हाइट पे आपको फाइंड आउट करना है प्रेशर, ये एच वही हाइट बताता है, ठीक है। अब जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा कल वाली क्लास में, उसको एक बात जरूर पता होगी कि भैया ने बोला था कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है, फ्लूइड रेस्ट पे है, तो जो फोर्स है ना, फोर्स होता है वो क्या होता है, उसके वेट के बराबर। ये सबको बात पता है, ये बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये बात तो सबको पता है भाई, ये नोट आउट कर लेना सारे लोग, ठीक है। मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि मैं पूछूं अगर कि इस बॉटम पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप बोलोगे इधर जितना इस लिक्विड का वेट होगा वही फोर्स लग रहा होगा, है ना, वेट के। तो मैं बोलता हूँ ये क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है, जो फोर्स आप इस एरिया पे लग रहा होगा, ठीक है। ये एरिया मैंने पहले से ही बता रखा है, विच इज ए। तो अगर जो फोर्स उस एरिया पे लग रहा होगा, यही क्या होगा, हमारा प्रेशर, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही है भाई, यही है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया mg बाई ए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया mg अपॉन ए। ये भी फॉर्मूला आप बोल सकते हो जब आपको एरिया गिवन हो, ठीक है, इसका, सरफेस के कांटेक्ट का, और वेट गिवन हो फ्लूइड का, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बट अभी मैं डेंसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला वहीं पे डिराइव कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं तोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको भी तोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी डेंसिटी जब पढ़ा लूंगा तब ये वाला फॉर्मूला तोड़ के एक्सप्लेन कर दूंगा कि रो जी एच कैसे आया, और रो को हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बोलते हैं, तो वो कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके बाद पहले डेंसिटी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी फ्लूइड की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, ठीक है, इवन रूम की बात करो, डेंसिटी हर जगह होती है, ठीक है, हर एक कंपाउंड की होती है। आप कहीं पे भी बात कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं डेंसिटी बेसिकली होती क्या, ये समझ जाओ। हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किसी एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास होता है, यही आपको क्या बताती है, डेंसिटी, ठीक है। और मास आता कैसे, पार्टिकल्स के कारण। तो आप जैसे रूम मान लेते हैं, ये हमारा कोई एक रूम है, ठीक है, ये कोई रूम है हमारा, दोनों का वॉल्यूम हमने क्या करा है, फिक्स कर दिया है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, वॉल्यूम फिक्स करके रख दिया हमने। अब देख सकते हो यहाँ पे पार्टिकल्स आपको पास पास दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पास पास दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि भाई पार्टिकल्स आपके पास पास दिख रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स काफ़ी कम हैं, ठीक है। अब मैंने डेंसिटी क्या बताई, देखो डेंसिटी को दिखाने का तरीका, रो ऐसे होता है, ठीक है, वो होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दोनों के केस में मैंने सेम करके रखा है, चेंज नहीं करा है, ठीक है। वॉल्यूम मैंने दोनों के केस में सेम कर दिया है। अब इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मास होगा,
जितना ज़्यादा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मास। ये हो गया m1, ये हो गया हमारा m2। ठीक है, इसमें कम पार्टिकल्स हैं तो इसमें कम मास होगा, इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा मास होगा। तो फील आ रही है भाई कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आई बात। पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम में। तो डेंसिटी फील आई, फील आई नहीं आई, गया ऊपर। डेंसिटी देखो किसी भी सॉलिड की हो या फिर लिक्विड की हो या फिर गैस की हो, सबकी होती है। तुम्हें पता है सब में पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली बाउंडेड होते हैं, सब में पता है। ठीक है, अब किसी एक फिक्स वॉल्यूम, जो बेसिक बात है कि हमें क्या फिक्स करके रखना है, वॉल्यूम को फिक्स करके रखना है। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम हो उसको फिक्स करके रखो। उसके बाद सॉलिड का भी सेम वॉल्यूम लो तुम, लिक्विड का भी सेम वॉल्यूम लो और गैस का भी सेम वॉल्यूम लो। ठीक है, मान लेते हैं एक एक वी वॉल्यूम, तीनों का मान के तुम रख लो। ठीक है ना। अब सॉलिड में देखते हो काफ़ी क्लोजली पार्टिकल बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, है ना, काफ़ी क्लोजली, तो उनके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। ये वाली कंडीशन तुम पकड़ सकते हो कि ऐसे होते हैं सॉलिड में। ठीक है, अब जितने पास पास पार्टिकल होंगे उतना कम वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे। समझ में आई बात कि जितना कम वॉल्यूम या फिर सेम वॉल्यूम, तीनों के लिए सेम वॉल्यूम मान रखा है अगर हमने, तो सेम वॉल्यूम में अगर पार्टिकल्स पास पास हैं जैसे इसकी तरह, तो ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो ज़्यादा मास आएगा, तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। बिल्कुल, जैसे आप देखो एक रूम में अगर 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग हैं, तो 10 लोग अपॉन वॉल्यूम सेम रखो। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। ये रूम 1 मान लेते हैं, रूम 1 हो गया हमारा, इसमें 10 पीपल हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, वॉल्यूम फिक्स रखा है। अब रूम का वॉल्यूम चेंज थोड़ी, रूम चेंज नहीं कर रहे हैं भाई, एक ही रूम ले रहे हैं, कांस्टेंट रूम। ये रूम 1 में ही दूसरा केस है जब इसमें 30 पीपल हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, इस रूम की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स पर वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। सो दैट्स वाई आप बोल सकते हो इस केस में डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी अपर वाले केस से। ठीक है, सिंपली भाई क्यों, क्योंकि अगर हम डेंसिटी इस केस में डिराइव करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास की जगह आप पीपल करोगे, भाई पीपल का ही मास होगा ना पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यही आप सिंपली लिखोगे। और आप जानते हो भाई कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल्स हो जाएगी, नंबर ऑफ पीपल्स, है ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेशियो होता है तो भाई देखा देखी वाला रिलेशन, कि अगर तुम मुझसे जल रहे हो तो तुम ऐसे बढ़ोगे तो हम भी उसी तरीके से बढ़ेंगे जिस तरीके से तुम बढ़ोगे। अगर तुम 2 टाइम्स बढ़ते हो हम भी उतने टाइम्स बढ़ेंगे, है ना। तो जलन वाली भावना हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि तुम जैसे बढ़ोगे वैसे ही हम भी बढ़ेंगे, है ना। चलो, बट इन्वर्सली में क्या होता है, कोऑपरेटिव नेचर का हो जाता है भाई कि तुम बढ़ रहे हो चलो हम भी घट जाएंगे, है ना। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम को घटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर रट लेना कि डेंसिटी, चलो मैं उधर लिख देता हूं। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलो यही 2 बातें आपसे जो पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। और रिलेट करके आपसे डेंसिटी मास दे दिया जाएगा या फिर वॉल्यूम दे दिया जाएगा। ठीक है, 3 क्वांटिटी हैं तो आपको 2 क्वांटिटीज क्या होंगी, नोन होंगी अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो अगली क्वांटिटी की भाई बात कर लेते हैं। अब कुछ हमारी जो डिस्क्राइब्ड डेंसिटीज होती हैं कुछ कंपाउंड सब्सटेंसेस की, उनकी बात कर लेते हैं हम। जैसे वुड की बात कर लो, ठीक है, वुड की बात कर लो तो ये 800 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो मैं बार बार तुम्हें यूनिट नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें तोड़ने ही आना चाहिए, है ना,
कि अगर भैया आप कोई फार्मूला लिख रहे हो तो मैं उस क्वांटिटी की एटलीस्ट यूनिट तो फाइंड आउट कर लूँगा, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर से में भी जब मैं स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूनिट मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको सेल्फ डिस्क्राइब करना है वो सब, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम रखा है हमने, तो मास आपको पता है कि क्या लोगे एसआई में, केजी लोगे आप, और वॉल्यूम क्या लोगे आप, मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली क्या यूनिट हो जाती है हमारी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको ये यूनिट भी साथ साथ याद करते चलनी है, अपने लैंग्वेज में लिख लो कि डेंसिटी की यूनिट ये होती है, ठीक है। हिंदी जानते हो हिंदी में लिख लो, तमिल जानते हो तमिल में, क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन लिखोगे तो आपको यूनिट का जरूर ध्यान देना है, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो पहला रूल कि यूनिट देख लो, यूनिट क्या गिवन है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके लेवल पे यार यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चंस मैंने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करता हूँ, मोस्टली वो यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट को भी पढ़ना सीखो, बीच बीच में अपनी कोशिश करते रहो साथ साथ कि यूनिट भी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो तो अब आप लर्न कर लेंगे, ये आपका काम है भाई कि आइस का क्या होता है 920 एंड ग्लिसरीन का क्या होता है 1260, रोने के काम आती है आपकी। आयरन क्या है भाई 7800, ठीक है। मरकरी का क्या है 13600, ठीक है। गोल्ड का क्या है 19300 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आप बेसिक्स हैं जिनको रट लोगे या फिर याद कर लोगे, या आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, है ना। बातें दोनों सेम ही है कि भाई रटो या फिर याद करो, है ना, दोनों बात ही सेम है। चलो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, ठीक है। तो नाम में ही इसकी खूबी छुपी हुई है, ठीक है। नाम में ही खूबी छुपी हुई है कि ये कहना क्या चाहता है। ये क्या कह रहा है भाई, रिलेटिव मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी ही निकाल रहे हैं, बट किसी के रिलेट करके, किसी को रिलेट करके, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अगर फ्लूइड की बात, ठीक है, फ्लूइड की ही बात, और फ्लूइड में भी हम बातें कर रहे हैं अधिकतर लिक्विड की, ठीक है। और मोस्ट कॉमन लिक्विड सबको पता है क्या होता है भाई, मोस्ट कॉमन लिक्विड क्या होता है, वाटर। हम जनरली हर जगह क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। ये तो आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि कहीं भी लिक्विड बात करोगे तो पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, वाटर। तो हम वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वाटर की बता दूंगा, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी भी एक, आप लिक्विड की बात कर लो, मान लो लिक्विड ऑफ 1 बात कर लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड की बात कर लो या फिर ऑब्जेक्ट की बात कर लो, ठीक है। अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको निकाल रहे हो तो रिलेटिव मतलब कोई एक क्वांटिटी होगी, ठीक है, जिससे हम रिलेट करके उसकी डेंसिटी बता रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की। तो उस क्वांटिटी जिससे आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, रिलेटिव ऑब्जेक्ट लिख दो या फिर लिक्विड, ठीक है, जो भी रिलेटिव ऑब्जेक्ट अपॉन जिस ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हो आप, ठीक है। चलो ये बात, जैसे अगर मैं बोल दूं किसी एक लिक्विड की आप निकालो, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो ये लिखना क्या, रिलेटिव ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिखना है, ठीक है। आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो तो डेंसिटी लिखोगे, या फिर रिलेटिव अगर मास निकाल रहे होते आप, है ना, तो यहाँ पे हम डेंसिटी को मास से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, डेंसिटी को मास से रिप्लेस कर दोगे। मैं ये क्या बता रहा हूँ भाई, जनरल तरीका बता रहा हूँ, किसी भी दो क्वांटिटीज को रिलेट करके रिलेटिव वैल्यू निकालने का, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो आप यूज कर सकते हो। बट हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। किसी आप फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हो, मतलब किसी अनदर फ्लूइड के रिलेट करके, किसी अनदर फ्लूइड को आप रिलेट करके फर्स्ट वाले फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड बोल दो 1, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने फ्लूइड 1 की डेंसिटी ले लिए ऊपर, अपॉन, अब मान लो मैंने वाटर से किया, ठीक है, वाटर से, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब जिसके रिस्पेक्ट में मैं बताऊंगा उसकी क्वांटिटी में नीचे लिख लूंगा।
आपके यूज़ का है कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर आप यूज़ करोगे, यहाँ पे लिक्विड हो ऑब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, आप जिसकी भी क्वांटिटी लोगे वो आप यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालना आपका काम है, बट मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर। ये हो गया हमारा क्या, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। अब हमने लिखा क्या था, पहले वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो है क्या ये, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी मतलब केजी पर मीटर क्यूब अपॉन केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों क्वांटिटी तो भाई सेम हो गई, तो जो थोड़े से स्मार्ट बंदे हैं वो क्या करेंगे, तुरंत उसको कट कर देंगे, है ना। वो तुरंत कट करके हीरो बन जाएंगे, बोलेंगे क्या कि रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई, हमारी कांस्टेंट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, दो लिक्विड्स को, तो आप क्या बोलोगे, उनका जो रिलेटिव आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होने, उसकी यूनिट आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, है ना, सारे लोग इसको ट्राई करो, थोड़ा सा जो ब्रेन आपके पास उसको यूज करो, है ना, थोड़ा सा ही तो है, उसको यूज कर लो थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने एक चीज पेंडिंग में रखी थी, वो क्या, प्रीवियस डेरिवेशन, है ना, तब तक मैं उसको कर देता हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। हम यहाँ पे इसको स्किप करके गए थे भाई, क्या कि प्रेशर इज इक्वल टू मास वेट, ठीक है, वेट पर यूनिट एरिया, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके गए थे। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। डेंसिटी हमने पढ़ ली, ठीक है, डेंसिटी पढ़ ली, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे। बट अब हमने क्या भी पढ़ रखा था, प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब अगर आपको एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ये मैथ का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो किशन सर से मिल लेंगे, ठीक है, कल मिल जाएंगे वो आपको, किसी भी एक फिक्स टाइम पे आप उनसे पूछ लेना, भैया ये कैसे आया, कि वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो आपको निकल जाता है वो, ठीक है ना। ये पूछ लेना उनसे कैसे आता है, ठीक है, मैथ के टीचर हैं तो वो बता देंगे तुम्हें, है ना, बेसिक बात है। बट अब हमें क्या बात करनी है भाई, हमें वेट को रिप्लेस करना है। हमने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, हमें रिप्लेसमेंट करना है किसका, मास का, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं भाई, है ना, समझ में आया। ये मैंने इसको यहाँ पे भेज के मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपल है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आएगा, है ना। अब डेंसिटी को हम रिप्लेस करते हैं रो से, जो हमारा तरीका है, जो फॉर्मेट है, उसमें हमें प्रॉपर दिखाना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहिए चीज़ों को। तो हम दिखा रहे हैं भाई कि मास क्या होता है हमारा, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो मास को मैंने रिप्लेस कर दिया, रो इंटू एरिया इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी, ये हो गया हमारा टोटल मास अपॉन एरिया, ठीक है। तो मास वाला एरिया जो था वो काट के हमने उस सरफेस वाले एरिया को हटा दिया। तो जो हमारा प्रेशर था, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना गधा, है ना, ये प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ इंटू हाइट, ठीक है, डेप्थ, जो आपको डेप्थ चाहिए वो, ठीक है। निकल गया, निकल गया, अब समझ में आ गया ना। अभी उस टाइम समझाता तो मैं नहीं समझ पाते, क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं थी। पहली चीज़ डेंसिटी नहीं क्लियर थी, और दूसरी चीज़ ये वॉल्यूम वाला, वो तो अभी भी कितनों को नहीं क्लियर होगा, मुझे जहाँ तक पता है ना, ठीक है। तो किशन सर से पूछ लेना भाई, तुम्हारे फेवरेट टीचर हैं, उनसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया था, कितने लोगों का हुआ,
और जो आंसर जिसने पहली बार दिया था वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा कि बीच बीच में होता है ना बदलते रहते हो, ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन है, बारी बारी ट्राई कर लो, यही तो काम है तुम लोग का कि बारी बारी चारों ऑप्शन ट्राई कर लो, भैया कोई ना कोई एक तो करेक्ट हो ही जाएगा मेरा। तो वो नहीं, एक ऑप्शन पर टिके रहो, जिंदगी में ये सीख लो कि कहीं अगर एक जगह जाते हो तो उस पर टिके रहो, ठीक है, उसको छोड़ के भागो मत, ठीक है। चलो, फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, दो आपके पास कंटेनर गिवन है, फर्स्ट वन इज ए और सेकेंड वन इज बी, तो दोनों में वाटर ही भरा है, तो एक बात हम क्या समझ सकते हैं कि वाटर भरा है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, वाटर की डेंसिटी दोनों में, ठीक है। डेंसिटी क्या है भाई, एक तरह से बोल सकते हो तुम यूनिवर्सल चीज होती है, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होती है ना। किसी एक, अगर किसी एक क्वांटिटी किसी भी एक फ्लूइड का दे दिया जाए या फिर किसी एक सब्सटेंस का दे दिया जाए तो वो उसके लिए कॉमन रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसमें से भले तुम 3-4 हिस्से कर लो, जैसे एक पेन मैं ले लूँ, अगर इसकी डेंसिटी की बात मैं बोलूँ कि रो डेंसिटी है, तो इसको अगर 4, 5, 6 चाहे जितने हिस्सों में काट लूँ मैं, कोई भी एक हिस्सा लोगे अगर तुम, तो उसकी डेंसिटी सबकी क्या होगी, कॉमन ही होने वाली है। जो स्टार्टिंग में थी वो पार्ट्स करने के बाद भी वही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप सेम वॉल्यूम कहीं पे भी लोगे, ठीक है, छोटा छोटा, तो वो हर जगह सेम मिलने वाला है, इसलिए आप इस पेन के 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो, बट सबकी डेंसिटी क्या मिलने वाली है, आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। समझ में आया है ना, समझ में आया। चलो, अब हमें पता क्या लगाना है भाई, ऑप्शन के थ्रू मूव करते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। चलो बारी बारी ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करो। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक ए इज ग्रेटर देन द टैंक बी। चलो पहले बॉटम पे हमने क्या पढ़ा, बॉटम पे हमने क्या पढ़ा, देखो अब फिगर से थोड़ा सा एक चीज जरूर दिमाग में लगाना कि दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, ये फिगर से तुम्हें माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का देखोगे आप सेम मिलेगा आपको। तो मान लेते हैं एच अगर, ठीक है, रो, तो प्रेशर एट बॉटम क्या होगा दोनों के केस में, रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। बेसिकली आपका प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, पहला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, दूसरा डेप्थ ऑफ कंटेनर, है ना, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम होगी, अब चाहे जितने कंटेनर ले लो, ग्रेविटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, है ना, वो चेंज नहीं होगी। तो सिंपली हाइट हमें सेम मिल गई, और दोनों फ्लूइड क्या हैं मेरे भाई, दोनों फ्लूइड सेम है, दोनों क्या है, वाटर है, तो दोनों की डेंसिटी भी सेम हो गई। तो आप बोलोगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। आप जनरली अगर प्रेशर समझ जाओ तो पहला काम ऑप्शन छोड़ के सारे दोनों के बॉटम पॉइंट पे क्या करो भाई, आप बॉटम पॉइंट पे प्रेशर निकालने की कोशिश कर लो, प्रेशर निकाल लो, फिर उसके बाद फर्दर सारे ऑप्शंस पे मूव करो और चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये वाला तो हो गया गलत। उसके बाद द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बॉटम बी, तो ये भी गलत, ठीक है। द प्रेशर डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंटेनर, ये भी गलत। भाई प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। मैंने इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया फॉर्मूला, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला पढ़ना सीखो तो सीखो, ठीक है। तुम क्या करोगे, खोल के मोबाइल कुछ और देख रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, मोबाइल मिली है पढ़ने के लिए तो पढ़ाई में यूज़ करो। और जिन चीज़ों, हर सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग होता है भाई, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में तुम्हारा एप्लीकेशन पार्ट तेज होना चाहिए, बट यहाँ पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो तुम्हें तोड़ने वाली कैपेबिलिटी होती है ना, फार्मूले को, मोबाइल नहीं फार्मूले को, वो तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। तो वो तरीका सीखो कि मुझे कैसे बायो पढ़नी है, किसे सोशल पढ़नी है, सोशल में लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, बायो में भी होनी चाहिए और केमिस्ट्री में, दोनों में मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने अंदर लाओ और टॉपर बनो, है ना, टॉपर बन जाओ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रेशर हमारा डिपेंड कर रहा है सिर्फ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे और हाइट पे। तो शेप अगर चेंज होगा तो एरिया एंड वॉल्यूम वो सब चेंज होगा, और वो हमसे कोई मतलब है नहीं, है ना, उनसे हम दोस्ती नहीं करके रखे हैं। शेप ऑफ कंटेनर से हमारी दोस्ती नहीं, बात ही खत्म, ठीक है। प्रेशर की कोई दोस्ती नहीं ना हमारी दोस्ती। अब
चौथा ऑप्शन द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए एंड बी सेम, तो हम बोलेंगे ये हमें कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम जो बात बोल रहे हैं वही बात ये भी बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इसका साथ चल जाएगा और ये क्या है, सही, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज बाइंड फोर्स, ठीक है, ठीक है। अभी तक की बातें समझ में आई तुमको, है ना, सारे लोग फटाफट बताओ अभी तक की बातें समझ में आई या नहीं आई, है ना। अगर पढ़ रहे हो तो बीच बीच में ये बताते जाओ कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आई, बैठ के अपने में चैटिंग ना करो, ये चीज़ें बताते जाओ, ठीक है। चलो बताओ सारे लोग फटाफट कि भाई समझ में तो आई सारी चीज़ें या नहीं समझ में आई, तो तुम बता दो, मैं कल जब प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा तो उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। चलो फटाफट बताते जाओ, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई अब बाइंड फोर्स। तो देखो हमने एक फ्लूइड लिया है, ठीक है, मान लेते हैं वाटर है, वाटर है। आप देखते हो वाटर में आप कोई बॉल लो, ठीक है, बॉल लो या फिर कोई एक मास लो, है ना, बॉल ही ले लो या फिर जग ले लो, तो आप जब वाटर को, बॉल को अंदर की तरफ ढकेल के, ठीक है, अंदर की तरफ पुश करो, उसके बाद छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाती है। तो हम तो हैं भाई साइंस के स्टूडेंट, है ना, हम तो हैं साइंस के स्टूडेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये कैसे आ गई ऊपर, है ना, इसका रीज़न बताइए। तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, बेसिकली जाता है कि कितने फोर्सेस लग रहे होंगे उसको ऊपर नीचे करने में, दिमाग तो यही जाना चाहिए ना, यही तो पढ़ते आ रहे हो तुम भाई 1 महीने से कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, तो यही तो बात होती है, यही हमारा दिमाग भी चलता है इन्हीं सब चीज़ों में। आप पढ़ रहे हो फोर्स कहाँ लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगती है, वेट कहाँ लगता है, और ये कैसे हमें हेल्पफुल होते हैं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने में, ठीक है। मान लो ये हमारा कंटेनर था, मैंने बॉल को नीचे छोड़ा, मतलब मैंने फोर्स लगाया और बॉल को छोड़ा, ठीक है, तो बॉल को वहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि मैंने फोर्स लगा दिया था, उसको पहुंचा दिया था वहां तक, बट बॉल क्या होती है, तुरंत ऊपर सरफेस पे आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि जो आपका फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसके पास भी एक कैपेबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की, ठीक है, आप जो ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट कर रहे हो उसको वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है उसके मोशन को, ठीक है, वो नहीं चाहता कि उसके अंदर आप आके बैठो, ठीक है, आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो वो नहीं चाहता, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है ना, तो वो फोर्स लगाता है, तो भाई उसकी बात मानो, उसको तकलीफ मत दिया करो, कोई नहीं जाएगा आज से स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट रखा सरफेस पे, ठीक है, तो ये सरफेस पे क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से डेफिनेशन भी देख सकते हो, वेन एवर अ सॉलिड बॉडी डिप्ड इनटू अ फ्लूइड, फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। आप बोलोगे कि कोई भी फोर्स, ठीक है, बायंसी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो फोर्स लगाती है, ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी, तो जो फोर्स लगाती है लिक्विड, ठीक है, रजिस्ट करने में आपको कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हो वो नहीं आए, उसी फोर्स को, रजिस्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं, या फिर अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट बोलने का क्या मतलब, ऊपर की साइड फोर्स लगता है, अप का मतलब ये, ठीक है, बायंट फोर्स बोल सकते हो या फिर अप थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ लिक्विड, ठीक है। अप का क्या मतलब है भाई, ऊपर की तरफ, और थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलरली फोर्स लगेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक अप थ्रस्ट लगता है इस बॉडी पे जो उसको अपोज करता है इंसर्शन इन लिक्विड से, तो नीचे की तरफ हमारा बेसिक रूल क्या है भाई, हम क्या करेंगे, अब अपना दिमाग लगाएंगे, कंपोनेंट्स तोड़ेंगे और उनको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बस भैया ने एक छोटी सी हेल्प कर दी हमारी, ये बता दिया कि वाटर भी फोर्स लगाता है किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, और हमने पहले से पढ़ रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो कहीं भी चला जाए, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो उस पर ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी लगाता है, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाता है विच इज mg। और हमने एक पता किया कि अभी एक बायंट फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ, तो हमें दो ही फोर्स मिले, तो भैया सीधी सी बात हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जो बायंट फोर्स होता है वो क्या होता है, mg के बराबर, या फिर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है।
रेस्ट की केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। कि रेस्ट की केस की बात करो भाई, mg के बराबर होती है। अब इसको और डीप में तोड़ेंगे बट धीरे धीरे, ठीक है, इसको और डीप में तभी हम तोड़ेंगे बट धीरे धीरे, है ना। चलो अब अगर मैं बोल दूं कि पिछले वाले फॉर्मूले से आप अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहो, है ना, रिप्लेसमेंट करना चाहो तो मास को तो आप क्या बोल सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो आप एफ बी को ऐसे भी लिख सकते हो कि रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है। आपने क्या किया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की मास की डेंसिटी पता की, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, उसका वॉल्यूम पता करा आपने और क्या किया, फॉर्मूले में इंसर्ट कर दिया। तो ये आपका तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कितने फॉर्मूले बना सकते हो फ्रॉम अ सिंगल फार्मूला। तो ये आपका माइंड है ना, उसको आप कितना तोड़ते हो कितना निचोड़ते हो आपके ऊपर है, ठीक है। हो सकता है तुम ऐसे ही घूमते रह जाओ, माइंड का यूज ही ना कर पाओ, तो उसको तोड़ो निचोड़ो, है ना, उसको तोड़ो निचोड़ो, सीखो, ठीक है। समझ में आई बात कि बाइंड फोर्स दो तरीके हैं निकालने के आपके, या तो वेट ऑफ, अभी ये इसकी बात अभी और डिटेल में मैं करूंगा कि ये क्या होता है, कितना डिस्प्लेस करता है। बट आप जैसे जैसे, ठीक है, एक बात इतना जान जाओ कि जितना वेट आपका क्या होता है, इंसर्ट होता है, उतने वेट के कारण ही बाइंड फोर्स लगता है। आपकी बॉडी जितना ज़्यादा अंदर जाती जाएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, बाइंड फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो मास ले रहे हो आप, टोटल ऑब्जेक्ट का मास नहीं लोगे, ठीक है ना। जितना इंसर्ट करते जाओगे उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स बढ़ता जाएगा। अब जब जिस केस में आपकी पूरी बॉडी इंसर्ट हो जाएगी उस केस में ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ठीक है ना। जिस केस में आप ये टोटल इंसर्ट हो जाएगा उस केस में आप बोलोगे क्या, कि ये वाला फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो इसको और भी अभी तोड़ेंगे, है ना, वो हमारा काम है भाई, तोड़ते रहना। चलो अब हमने देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने, है ना, कि कभी हम एक सिक्का डालते हैं पानी में चला जाता है, ठीक है, कभी पेपर डालते हैं सरफेस पर रह जाता है, कभी देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें लेते हैं वो फ्लो करने लगती है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करके रखा है, जैसे नहीं किया तुम कर सकते हो। एक कोई प्लेट लेना, बाल्टी में एक सिक्का डालना और सेम शेप का प्लेट लेना, बाल्टी में डालना, वो सरफेस पे रह जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, उसके रीज़न अलग अलग होते हैं, बट हमें कुछ चीज़ें अलग से मिली समझने को कि उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे। और वो होते क्या हैं, फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हमें पता चले जो कि फ्लोटिंग के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने स्टार्ट किया इसको यहाँ से इंसर्ट करना, ये इंसर्ट किया मैंने। अब सरफेस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक वेट लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है, ठीक है। दो, आप जानते हो इनिशियल दो फोर्स लग रहे होंगे, जब ये हल्का सा सरफेस को टच करेगा उसके दोनों फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अगर नीचे आना है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, अगर ऊपर रुकना है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। ये किसके किसके दिमाग में ये वाली बात गई कि भाई अगर नीचे आना है, ठीक है, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए। ये गई बात दिमाग में या नहीं गई? बिल्कुल चली जानी चाहिए। कि अगर मैंने यहाँ पे दिखाया भाई कि ये सरफेस पे बैठा है, मतलब डूब चुका है, मतलब नीचे चलाया है, सरफेस से नीचे चलाया है, तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? तो ये मान रहे हैं हम कौन सा, केस नंबर 1 मान रहे हैं, ठीक है, केस नंबर 1 मान रहे हैं कौन सा, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बायंसी फोर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी, सिंक कर जाएगी। अगर हम सरफेस पे उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सरफेस पे लाके कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो, अगर उसका वेट फोर्स ऑफ बायंसी से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपकी बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। जैसे हम कॉइन डालते हैं तो उसकी वेट क्या होती है, फोर्स ऑफ बायंसी से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो जाके बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स वाला रीज़न। अभी तुम लोग कुछ बोलोगे कि कॉइन छोटा होता है, हैवी होता है, वो जाके इसलिए बैठ जाता है, पानी क्या बचाएगा उसको, है ना।
तो ये रीज़न है, परफेक्ट रीज़न क्या है भाई, ये कि वेट उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाता है किससे, फोर्स ऑफ बायंसी से। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ केसेस और मिले, कुछ केसेस मिले कि हम उसको अगर सरफेस पे छोड़ दें तो वो सरफेस पे रुक जाता है, अगर बीच में ला के छोड़ दें तो बीच में रुक जाता है, या फिर यहाँ पे ला के छोड़ दें तो यहीं रुक जाता है ना, फ्लोट वाला केस। तो ये कब मिला कि भाई अगर यहाँ पे गया तो यहीं रुक गया, मतलब ऊपर जो फोर्स लग रहा था हमारा कौन सा, बायंसी फोर्स, नीचे लग रहा था वेट, है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाने के, ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं बचा। तो आप क्या बोल सकते हो, ये केस नंबर क्या है, दूसरा। और ये क्या होगा कि फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। ये भी फ्लोट का केस होगा कि फ्लोट करने लगेगा, है ना। चलो अब एक और केस है भाई, कौन सा, तीसरा केस। वो क्या कि आप कितना भी प्रेस करके अंदर छोड़ोगे, कितना भी प्रेस करके अंदर छोड़ोगे वो नहीं रुकने वाला, वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगी। जैसे एक बॉल लो, स्फेरिकल हॉलो बॉल लो, उसको बॉटम में ले जाके प्रेस कर दोगे, छोड़ दोगे, फिर भी ये कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे आके रुक जाएगा, हाफ ड्रिफ्ट के केस में। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 हो गया हमारा, है ना। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना तुम लोग, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। इस केस में क्या होगा, ऊपर भाग रहा है बार बार, तो जो फोर्स ऑफ बायंसी होगा वो ज़्यादा होगा किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कि फोर्स ऑफ बायंसी ज़्यादा होगा किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इस केस में भी फ्लोटी होगा भाई, सरफेस पे फ्लो करेगा। ठीक है, आप कितना भी फोर्स लगाओ, बॉटम में छोड़ो, मिड में छोड़ो, कहीं पे भी ले जाके इंसर्ट करके छोड़ोगे, तुरंत वो सरफेस पे भाग आएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स जो इस पे लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, जो वाटर लगा रहा है, बायंसी फोर्स, वो उसको ज़्यादा मिल रहा है रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दैट्स वाई वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो लास्ट, क्योंकि अब सर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, तो उसमें भी भाई उनकी क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज उन्होंने बताई है ना, तो वो भी करनी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ठीक है, कल बेसिकली हमारा लास्ट लेक्चर होगा किस पे, फ्लूइड पे, मतलब फ्लूइड या फिर आप थ्रस्ट एंड प्रेशर बोल सकते हो, है ना, उस पे। और उसमें क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाई, भगवान थे हमारे, है ना। फ्लूइड के केस में आप जब फ्लूइड पढ़ोगे, एक तरह से हर फील्ड में उनका योगदान था आर्किमिडीज सर का, तो वो चीज़ें आप आगे अब मिलेंगी, है ना, कल मिलेंगी, तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ तुम लोग को, है ना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो, ब्रेन को यूज़ करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, चीज़ों को तोड़ सकते हो, उतना ज़्यादा सीखो। ठीक है, कि दो आपके कंटेनर हैं, है ना, एक में ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, और एक में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है, ऑयल की नहीं दी गई है। ठीक है, अब निकालना क्या है, वही निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, फ्लोटिंग का केस समझ जाना, ठीक है, नहीं समझोगे मैं कल समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आज वाली चीज़ें समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो भाई बता दो। ठीक है, कल स्टार्ट करने से पहले वो क्लियर, उसके बाद फिर कुछ नया पढ़ेंगे, है ना। पहले पुराने डाउट्स क्लियर, फिर नए डाउट्स बनाएंगे। ठीक है, डाउट्स तो बनाना हमारा काम है, ह्यूमन नेचर है, तो डाउट्स रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, अगले वाला सेशन अटेंड करो, और जो भी डाउट्स हो भाई यहाँ पूछो या फिर टेलीग्राम पे पूछो। जिन बच्चों को अभी टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, सर्च करो जाके @रैंकर्स NTSC। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ वहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा ग्रुप, वहाँ ज्वाइन करो, क्लासेस की डेली लिंक मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ DPPs मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे जितने भी अवेलेबल हैं, बाकी डेली इन्फॉर्मेशन क्लासेस की, कब होती हैं क्लासेस, है ना, कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोटिस आता है वो भी वहाँ मिल जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, और आप वहाँ जाते हो तो आपको अलग भी चीज़ें मिल जाएंगी। एक डाउट वाला भी ग्रुप है,
तो रैंकर्स एनटीएससी के बाद डाउट भी लगा लेना, उसमें चले जाना, बच्चे आपके दोस्त ही हैं, है ना, आपके दोस्त ही हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आज वाले सेशन में सब कुछ समझ में आया। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, घर में रहो, सेफ रहो, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब बाय।